शाम के 6 बजे जब फोन की घंटी बजी, तब ड्राइंग रूम में सुरभि, उसकी मम्मी संगीता और पापा आलोकनाथ जी उपस्थित थे। फोन पर बातचीत सुरभि ने की। सुरभि की हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से भारी एवं कठोर स्वर में किसी पुरुष ने कहा, मुझे सुरभि से बात करनी है। मैं सुरभि ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कौन हूँ इस झंझट में न पड़कर तुम उसे ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अपने पति को तुम फौरन सही रास्ते पर चलने की सलाह दो, नहीं तो खून कर दूंगा मैं उसका। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास ना करके तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ सुरभि मैडम। बोलने वाले की आवाज क्रूर हो उठी। अगर तुम्हारे पति अजय ने फौरन मेरे दिल की रानी माया पर डोरे डालने बंद नहीं किए तो जल्दी ही उसकी लाश को चील कौवे खा रहे होंगे। ये माया कौन है? मैं नहीं जानती, और ना ही मेरे पति का किसी से इश्क का चक्कर चल रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी। राजू उस्ताद को कोई गलतफहमी कभी नहीं होती। मैंने पूरी छानबीन करके ही तुम्हें फोन किया है। अगर तुम अपने आप को विधवा की साड़ी में नहीं देखना चाहती हो तो उस मजनू की औलाद अजय से कहो कि वह मेरी जान माया के साय से भी दूर रहे। सुरभि कुछ और बोल पाती इससे पहले ही फोन कट गया। अपने मम्मी पापा के पूछने पर सुरभि ने घबराई आवाज में बातचीत का ब्यौरा उन्हें सुनाया। संगीता जी रोने ही लगी। आलोकनाथ ने गुस्से से भरकर कहा, तो अजय इस माया के चक्कर में उलझा हुआ है? मैं भी तो कहूँ कि साल भर अभी शादी को हुआ नहीं और 2 महीने से पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। जरूर उसने इस माया से गलत रिश्ता बना लिया है। उस अकेले को दोष मत दो जी, संगीता ने सुबकते हुए कहा। दामाद जी ने तो दसियों बार इस बेवकूफ के सामने वापस लौट आने की विनती की होगी, लेकिन इसकी जिद के आगे उनकी एक ना चली। सुरभि को कसूरवार मत कहो। हमारी बेटी ने अजय से लव मैरिज किया है। उसे सुखी रखना उसका कर्तव्य है। अगर सुरभि अलग घर में जाने की जिद पर अड़ी हुई है तो वो मेरी समझ से कुछ गलत नहीं कर रही। कहकर आलोकनाथ जी सुरभि की तरफ देखने लगे। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने नौकरानी बनने के लिए शादी नहीं की थी अजय से। सुरभि ने अपने मन की बात फिर दोहराई। सुरभि, तुम अजय को फोन करके इसी वक्त यहाँ आने के लिए कहो। ऐसी डांट लगाऊंगा मैं उसे कि प्यार का भूत फौरन उसके सिर से उतरकर गायब हो जाएगा। आलोकनाथ की आंखों में चिंता व गुस्से के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। सुरभि अजय को फोन करने के लिए उठ खड़ी हुई। करीब घंटे भर बाद अजय अपने ससुराल पहुंचा। उसके पापा महेश जी और माँ सरला भी उसके साथ आए थे। उन तीनों के चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद महेश जी ने परेशान लहजे में आलोकनाथ से कहा, बहू से फोन पर मेरी भी बात हुई थी। मुझे लगा कि वह किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है, इसीलिए अजय के साथ उसकी माँ और मैंने भी आना सही समझा। ये अच्छा ही हुआ कि आप दोनों साथ आए हैं अजय के। सारी बात आप दोनों को भी पता होनी चाहिए। शाम को 6 बजे हमारे यहाँ एक फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने हमें अजय के बारे में बड़ी गलत व गंदी तरह की खबर दी है। आलोकनाथ ने नाराज अंदाज में अजय को घूरना शुरू कर दिया था। फ़ोन किसी राजू नाम के आदमी का था। सरला के इस सवाल को सुनकर सुरभि और उसके मम्मी पापा बुरी तरह से चौंक उठे। आपको कैसे मालूम पड़ा उसका नाम बहन जी? संगीता जी अचंभित हो उठी, क्योंकि उसने शाम 6 बजे के आसपास हमारे यहाँ भी फ़ोन किया था। अजय और उसके पापा घर पर नहीं थे, इसलिए मेरी ही उससे बात हो पाई। क्या कहा उसने आपसे? उसने आपसे क्या कहा? सरला ने उलट कर पूछा। संगीता के बजाय आलोकनाथ जी ने गंभीर होकर उनके सवाल का जवाब दिया। बहन जी, राजू ऐसी बात कह रहा था जिस पर विश्वास करने को हमारा मन तैयार नहीं है, लेकिन वह बहुत गुस्से में था और अजय को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहा था। इसलिए अजय से हमें पूछताछ करनी ही पड़ेगी। क्या वह किसी माया नाम की लड़की से मेरे अवैध प्रेम संबंध होने की बात आपको बता रहा था? अजय गहरी उलझन और परेशानी का शिकार नजर आ रहा था। सुरभि ने उसके चेहरे पर
पैनी नजरें गड़ाकर कहा, हाँ, माया की ही बात कर रहा था। कौन है ये माया? मैं तो सिर्फ एक माया को ही जानता हूँ, जो मेरे विभाग में मेरे साथ काम करती है। तुम्हें याद है, शादी के बाद हम एक रात सपना होटल में डिनर करने गए थे। तब एक लंबी सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आई थी। मैंने उसे मिलाया था। सुरभि सुरभि ने अपनी सास की तरफ मुड़कर कहा, मम्मी, मैंने आपसे उस लड़की का जिक्र घर आकर किया था। वह अजय से बहुत खुली हुई थी, उसे यार यार कहकर बुला रही थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ न होती तो अजय से उसके गलत तरह के रिश्ते होने का शक मुझे उसी रात हो जाता। मेरा दिल कहता है कि अजय जरूर उसके रूप जाल में फंस गया है और उसके पुराने प्रेमी राजू ने गुस्सा होकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। बोलते बोलते सुरभि की आंखें डबडबा आई और चेहरा लाल हो चला। बेकार की बात मुंह से मत निकालो सुरभि। अजय को गुस्सा आ गया। घंटे भर से अपने मम्मी पापा को यह बात समझाते हुए मेरा मुंह थक गया है कि माया से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अब तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम मुझे चरित्रहीन इंसान समझती हो? अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो ये राजू क्यों जान से मार देने की धमकी तुम्हें दे रहा है? सुरभि ने चुपते स्वर में पूछा। उसका दिमाग खराब होगा, वह पागल होगा। अब मैं कैसे जानूंगा कि वह क्यों ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गया है? अजय चिढ़ उठा। अगर वह सही कह रहा हो तो तुम कौन सा अपने वह माया के प्रेम की बात सीधे सीधे आसानी से कबूल कर लोगे? सुरभि ने जवाब दिया। तब मेरे पीछे जासूस लगवाकर मेरी इंक्वायरी करा लो मैडम। अजय गुस्से से फट पड़ा। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम 2 महीने से मुझसे दूर यहाँ मायके में आकर बैठी हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ भी जाता हूँ तो तुम्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना उससे? मेरा दिल कह रहा है कि तुमने मुझ पर लौटने का दबाव बनाने के लिए ही राजू वाला नाटक किया है। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम मेरे मनोभावों को समझकर सही कदम नहीं उठाओगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। सुरभि झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई। चाय नाश्ता लेकर मेहमान अपने घर लौटने चले। चलते चलते महेश जी ने स्नेह भरा हाथ सुरभि के सिर पर रखकर कहा, बहू, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से कह दिया है कि तुम दोनों के लिए एक किराए का घर ढूंढने के लिए। तुम दोनों का साथ साथ सुखी रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किराए का घर मिलने तक अगर तुम घर लौट आओगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जवाब में सुरभि तो खामोश रही, लेकिन संगीता जी ने कहा, ये आने वाले रविवार को पहुंच जाएगी आपके यहाँ। मेहमानों के चले जाने के बाद सुरभि ने कहा, मम्मी, एक तो मुझे इस माया के चक्कर की तह तक पहुंचना है। दूसरे, अगर मैं अजय के साथ रहूंगी तो उस पर घर जल्दी ढूंढने के लिए दबाव बनाए रख सकूंगी। इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं ससुराल लौट रही हूँ। शुक्रवार की दोपहर में एक अजीब सा हादसा घटा। सुरभि अपने कमरे में आराम कर रही थी कि खिड़की का कांच टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वह भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। तभी उसके पापा ने घबराई हालत में बाहर से बैठक में प्रवेश किया और सुरभि को देखकर कांपती आवाज में उससे बोले, राजू दादा के 2 गुंडों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा है। पत्थर पर कागज लिपटा है, उसे ढूंढ। उसमें हमारे लिए मैसेज लिखकर भेजा है राजू दादा ने। पत्थर पर लिपटे कागज में टाइप किए गए अक्षरों में लिखा था, सुरभि मैडम, अपने पति अजय की करतूतों का फल भुगतने को तैयार हो जाओ। आज शीशा तोड़ा गया है, कल उसका सिर फूटेगा। माया सिर्फ मेरी है, उस पर गंदी नज़र डालने वाले के पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा मैं, राजू दादा। चिट्ठी पढ़ने के बाद संगीता जी, आलोकनाथ जी व सुरभि के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पूरी घटना की खबर दोपहर में ही महेश जी के परिवार तक भी पहुंच गई। खबर सुनकर सभी मानसिक तनाव व चिंता का शिकार हो गए। सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना अजय को करना पड़ा। हर आदमी उसे माया से अवैध प्रेम संबंध रखने का दोषी मान रहा था। वह सबसे बार बार कहता कि माया से उसका कोई गलत संबंध नहीं है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा करने को राजी न था। इतवार की सुबह सुरभि अपने पापा के साथ ससुराल पहुंच गई। रात को अपने कमरे में पहुंचकर उन दोनों के बीच बड़ी गर्मा गर्मी हुई। अजय अपने को दोषी नहीं मान रहा था और सुरभि का कहना था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है,
जो राजू उस्ताद यूं गुस्से से फटा जा रहा है। आखिरकार अजय ने सुरभि को मना ही लिया। तभी उसने अपने आप को अजय की बाहों के घेरे में कैद होने दिया था। पूरा एक सप्ताह शांति से गुजरा और फिर राजू दादा की एक और हरकत ने उनकी शांति भंग कर डाली। किसी ने रात में उसकी बाइक की सीट को फाड़ डाला था। हैंडल पर लगे शीशे फोड़ दिए थे। ऊपर से उस पर कूड़ा बिखेरा गया था। उसके हैंडल पर एक चिट्ठी लगी हुई थी जिस पर छपा था, अब भी अपनी जलील हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो इसी तरह तेरा पेट फाड़ डालूंगा। अजय चिट उखाड़कर उसे गायब कर पाता उससे पहले ही महेश जी वहां आ पहुंचे। उनके शोर मचाने पर पूरा घर फिर इकट्ठा हो गया। जो भी अजय की तरफ देखता उसकी ही नज़रों में शिकायत व गुस्से के भाव होते। राजू दादा का खौफ सभी के दिल पर छा गया। दिन रात इसी बारे में बातें होती रहती। अजय को उसके घर व ससुराल का हर छोटा बड़ा सदस्य चौकन्ना रहने की सलाह देता। राजू दादा का अगला कदम ना जाने क्या होगा, इस विषय पर सोच विचार करते हुए सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती। लगभग एक हफ्ता बिना किसी हादसे के गुजर गए, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी सिद्ध हुई। एक रात अजय और सुरभि 11 बजे के आसपास घर लौटे। एक वैन उनके घर के गेट के पास खड़ी थी। उन पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। अजय की बाइक के रुकते ही उस वैन में से 3 आदमी निकलकर बड़ी तेज गति से उनके पास आए और उन दोनों को लगभग घेर कर खड़े हो गए। कौन कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं? अजय की आवाज़ डर के मारे कांप उठी। अपना परिचय ही देने आए हैं हम तुझे, मच्छर, बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही साथ सबक भी सिखा कर जाएंगे। फिर बड़ी तेजी व अप्रत्याशित ढंग से एक आदमी ने सुरभि के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह यूं दबोच लिया कि एक शब्द भी उसके मुंह से निकलना संभव ना था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने अजय का कॉलर पकड़कर एक झटके में शर्ट को सामने से फाड़ डाला। दूसरे आदमी ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। हमारे राजू दादा की चेतावनी को नजरअंदाज करने की जरूरत कैसे हुई तेरी? खटमल मूंछों वाले ने आनन फानन में 6-7 थप्पड़ अजय के चेहरे पर जड़ दिए। बेवकूफ आदमी, ऐसा लगता है कि ना तुझे अपनी जान प्यारी है ना अपने घर वालों की। माया भाभी पर डोरे डालने की सजा के तौर पर क्या हम तेरी पत्नी का अपहरण करके ले जाए? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि माया से मेरा कोई प्यार का चक्कर नहीं चल रहा है। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए प्लीज। अजय उसके सामने गिड़गिड़ा उठा। 2 थप्पड़ और मारकर मूंछों वाले ने क्रूर लहजे में कहा, बच्चे, आज हम आखिरी चेतावनी तुझे दे रहे हैं। माया भाभी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी इस खूबसूरत पत्नी को उठाकर ले जाएंगे हम राजू दादा के पास। बाद में जो इसके साथ होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी, मजनू की औलाद। फिर उसने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो। 1 मिनट के अंदर अंदर वैन अजय और सुरभि की नज़रों से गायब हो गई। वैन का नंबर नोट करने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि नंबर प्लेट पर मिट्टी की परत चिपकी हुई थी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकर महेश जी व आलोकनाथ जी के परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। 4 दिन बाद सुरभि के मम्मी पापा ने सबको रविवार के दिन अपने घर लंच पर आमंत्रित किया। कुछ मीठा ले आने के लिए महेश जी और आलोकनाथ जी बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में आलोकनाथ जी ने तनाव भरे लहजे में अपने समधी से पूछा, सुरभि का व्यवहार कैसा है अब? महेश जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है वह। कल मैंने अजय से कहा कि जाकर वह मकान देखाओ जिसका पता प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है। सुरभि ने मेरी बात सुनकर फौरन कहा कि वह किसी किराए के मकान में जाने की इच्छुक नहीं है। उसका ऐसा मुझे नहीं जाना वाला कथन सुनकर मुझे अपनी मुस्कान को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था दोस्त। हमारी प्लानिंग सफल रही है। यानी कि सुरभि की अकेले रहने की जिद समाप्त हुई? आलोकनाथ जी एकाएक खुश नजर आने लगे थे। बिल्कुल खत्म हुई। सुनो, हमारा कितना नुकसान हुआ है कुल मिलाकर? महेश जी ने जानना चाहा। छोड़ो यार, आलोकनाथ ने कहा, मेरी बेटी सुरभि का जो खून सूख रहा होगा, आजकल उसकी कीमत क्या रुपयों में आंकी जा सकती है समधी साहब? आलोकनाथ
हम तुम बहुत अच्छे दोस्त ना होते तो सुरभि की अलग रहने की जिद से पैदा हुई समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं हो पाता। अब बहू सबके बीच रहकर घर गृहस्थी चलाने के तरीके बेहतर ढंग से सीख जाएगी और 4 पैसे भी जुड़ जाएंगे उनके पास। महेश जी ने अपने समधी के कंधे पर हाथ रखकर अपना मत व्यक्त किया। आपका लाख लाख धन्यवाद है कि उसके सिर से अलग होने का भूत उतर गया। आलोकनाथ जी ने राहत की गहरी सांस ली। मुझे धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दोस्त के बेटे को भी धन्यवाद दो, जिसने राजू उस्ताद की भूमिका में ऐसी जान डाली कि उसकी आवाज़ व हाव भाव को याद करके सुरभि के अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाटकों में भाग लेने का उसका अनुभव हमारे खूब काम आया। उसको हिदायत दे देना कि जो उसने किया है हमारे कहने पर उसकी चर्चा किसी से ना करे। मेरे बेटे व बहू को अगर कभी पता लग गया कि उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला नाटक हमारे इशारे पर खेला गया था तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मैं कभी एक शब्द भी नहीं मुंह से निकालूंगा। महेश जी ने संकल्प किया। हमने जो किया है सबके भले को ध्यान में रखकर किया है समधी जी। कांटे से कांटा निकल गया है। अब राजू दादा गायब हो जाएंगे तो धीरे धीरे अजय व सुरभि सामान्य होते चले जाएंगे। नतीजा अगर अच्छा निकले तो कुछ गलत कार्यशैली को उचित मानना समझदारी है। आलोकनाथ की बात का सिर हिलाकर महेश जी ने अनुमोदन किया और दोनों अपने को एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करते हुए बाजार पहुंच गए। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।